आवारा जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू करने के तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसके लिए रेगुलर सरकार काम कर रही है। उस समय रजिस्टर्ड गौशालाएं 230 थी और आज 683 गौशालाएं जो आज हरियाणा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिनको अनुदान देने का काम हरियाणा की सरकार करती है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के 5वें दिन कई मुद्दे सदन में गूंजे। शून्यकाल में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने आवारा पशुओं और गौवंशों का मुद्दा उठाया, जिसका कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जवाब दिया। मेरा सवाल है कि आप पशुओं और चारे की व्यवस्था के अभाव ने स्थिति की ओर ज्यादा खराब कर दिया। सरकार को उचित अपशिष्ट निपटान सुनिश्चित करने, पशु आश्रयों की स्थापना करने और आवारा जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू करने के तत्काल कदम उठाने चाहिए। जो इन्होंने आज ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो लेकर आए हैं, ये बताना चाहूँगा कि जब 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उससे पहले 2014-15 का जो इसका बजट था, टोटल गौ सेवा आयोग का जो बजट था, वो 2 करोड़ होता था और जिसके अंदर चारा अनुदान राशि 1 करोड़ 85 लाख थी। लेकिन आज उसे बढ़ाकर हरियाणा की सरकार ने 425 करोड़ रुपए का बजट कर दिया और चारा अनुदान राशि 163 करोड़ रुपए अभी तक जो है डिस्बर्समेंट इस साल के अंदर हो चुकी है। सरकार ने अपना पक्ष रखा, परंतु मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जब माननीय सदस्य बलवान सिंह जी ने एक उदाहरण दिया कि हमारे प्रदेश के अंदर एक ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है इस विषय के ऊपर कि वहां पर कोई भी इस प्रकार का बेसहारा पशु, कोई भी गोवंश हमें दिखाई नहीं देता। तो गुना के अंदर तो मुझे लगता है कि इस विषय पे हम सब भी थोड़ा सा गंभीर होके जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि मेरा अपना ये एक तजुर्बा है कि जनप्रतिनिधि जिस विषय के ऊपर इंटरेस्ट लेके अपने जागरूकता के नाते, लोगों को इन्वॉल्व करने के नाते जब भी कोई प्रयास करता है, निश्चित रूप से उसमें अच्छे रिजल्ट जो आते हैं। तो मेरी दरखास्त थी आपसे, आपके माध्यम से मंत्री जी को मैं कहूँगा कि गाँव में, शहरों में संख्या ज़्यादा है, गाँव में अगर हमारी जो गौशालाएं हैं उनमें अगर हम शिफ्ट करने का अगर कोई ऐसा प्रोविज़न रखें और वहाँ ग्रांट बढ़ जाए तो ये भी एक अच्छा कदम होगा। गाँव में जो है इसको रखें तो बहुत अच्छा इसमें। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने सरकार पर खेल कोटा बंद करने का आरोप लगाया, जिसका राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सदन में दिया करारा जवाब और इस बात को निराधार बताया। हैरानी की बात है अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र खेल मंत्री की बात कभी भी करोड़ों से नीचे नहीं होती और जमीन पे हालात ऐसे हैं नहीं। 2018 के बाद से, जबकि हरियाणा जहां खेलों के लिए जाना जाता है, 2018 के बाद से अध्यक्ष महोदय नेशनल स्तर पे जो मेडल आते थे, फर्स्ट को 3 लाख रुपए, सेकंड को 2 लाख रुपए और थर्ड को 1 लाख रुपए मिलता था, जो कि एक कैश अवार्ड 2018 से बंद है। उसमें एक बात और मैं माननीय खेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा, सी ग्रेड की नौकरियों में 3% स्पोर्ट्स कोटा था जी, वो भी बंद कर दिया गया। पता नहीं मेरे साथी किससे मिले हैं, लेकिन मैं सदन के सामने अपने साथी सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2018-19 में 44 करोड़ रुपए दिया गया है, 2019 और 20 में 38 करोड़ रुपए दिया गया है खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों की संख्या 2341 रही है 2019 और 20 में। 2020 और 21 में 14 करोड़ रुपए दिया गया है। 2021 और 22 में 70 करोड़ रुपए 296 खिलाड़ियों को दिया गया है। 2023 और 24 में 787 खिलाड़ियों को 100 करोड़ रुपए दिया गया है। 2024 और 25 में 2461 खिलाड़ियों को 112 करोड़ रुपए का कैश इनाम दिया गया है। यह सूची मैं अपने माननीय सदस्य को दे दूंगा, अगर नाम भी उनको चाहिए तो नाम भी मैं उनको दे दूंगा। वहीं HKRN को लेकर इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने सवाल उठाया, जिस पर गौरव गौतम ने कहा पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। पहले तो ये बताएं कि जो परमानेंट जो इसके अंदर जिसको एम्प्लॉयड हम मानते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट का क्या क्राइटेरिया, मतलब डेफिनेशन क्या है
कि भाई कितने दिन की मिनिमम एम्प्लॉयमेंट को हम ये मानेंगे कि भाई ये फुली एम्प्लॉयड है। क्योंकि सर एक प्रथा है HKRN के अंदर कि जब भी सीजन आता है रबी का, खरीफ का, तो हरियाणा प्रदेश की हर मंडी के अंदर लगभग 8 से 10, 12, 13 युवा है, उनको नौकरी दी जाती है। पर वो नौकरी केवल मात्र 45 दिन के लिए दी जाती है। 45 दिन के बाद उनको फ्री कर दिया जाता है। उसी प्रकार से 6 महीने बाद अगला सीजन आता है, फिर 45 दिन के लिए हर प्रत्येक मंडी में 7-8 लड़कों को नौकरी देने का काम करते हैं। तो भाई जहाँ 45 दिन की नौकरी दी जा रही है पूरे साल के अंदर, तो उसको सर हम फुली एम्प्लॉयड तो नहीं मान सकते। तो मैं ये जानना चाहूँगा भाई HKRN फुली एम्प्लॉयड किसको मानती है। दूसरा सर एक सवाल ये है कि भाई HKRN के अंदर प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कितनी मात्रा है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, उनका कितना शेयर है, क्या ये फुल्ली प्राइवेट है, क्या ये फुल्ली स्टेट ओन्ड है, या इसके अंदर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है तो कितनी, ये भी बताने का काम करें मंत्री जी। HKRN में युवा पहले या कोई एम्प्लॉय रजिस्टर होता है, अगर किसी विभाग को सिविल के इंजीनियर की जरूरत है, किसी को 12th पास या ग्रेजुएशन करने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है, उस प्रकार से विभागों में, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की एक प्रक्रिया है, उसको पूरा करने में समय लगता है, इसलिए HKRN में जो रजिस्टर्ड होता है उसको सीधा विभाग को जिस प्रकार की जरूरत विभाग को होती है उसमें से इसमें भी पारदर्शिता लाने का काम हमारी सरकार ने किया है कि सीधा डिपार्टमेंट वहां से उठाएगा, उस व्यक्ति को उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कराएगा। और जिस प्रकार से हरियाणा के युवाओं की बात कर रहे थे, हमने जिस भी व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र है उसको इसमें एम्प्लॉय कराया है। परिवार पहचान पत्र का मतलब वो हरियाणा का है और हरियाणा के युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। हरियाणा के युवाओं के लिए ये बना हुआ है और हरियाणा के युवाओं का कोई ठेकेदार शोषण ना कर पाए, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर सदन में विपक्ष के सदस्यों ने तमाम मुद्दों को उठाया, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने उनका माकूल जवाब भी दिया। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।